गांव में औरतें नौकरी मांग रही थी, शहर में औरतें सोशल सिक्योरिटी मांग रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देता, आई एम विदाउट सपोर्ट। मतलब रिश्ते अभी भी कायम है। तो मैं समझती हूँ रिश्ते पूरी दुनिया में कायम है, दुनिया ही रिश्तों से कायम है। आई हेल्प इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन लॉन्च करी, जिसमें हमने कहा कि भी आप इस नंबर पे कॉल करो, हम आपको सब बताएंगे आप पे कौन सी स्कीम लागू होती है, कौन सी नहीं होती, कब कहाँ जाना है, क्या करना है। मुझे लगता है हरियाणा में ये पहली मिसाल है। हाँ पहली थी। फिर हमें लगा कि पहले दिन 300 कॉल आए, 33 लाख के करीब सिग्नेचर्स महिला कांग्रेस ने गैदर करे थे। ज्वाइनिंग में एक लाइन थी कि इनका टिकट इस बात पे कतई निर्धारित नहीं होगा कि ये एक परिवार के हैं। जिस दिन अखबार में ये हेडलाइन आता है कि पार्टी हाईकमांड शीर्ष नेताओं से चर्चा करेगी ये लिस्ट अनाउंस करने से पहले, तो उस दिन पारदर्शिता आउट ऑफ द विंडो हो जाती है। और आज लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे टिकटें बांटी थी वैसे जिला अध्यक्षियाँ बांट दी गई हैं। तो रिस्क में तो कांग्रेस थी ही नहीं, 60 आ रही हैं, 59 आ जाएंगी, 58, 56, 5, 4, 3 सरकार तो आ जाती आ ही जाएगी। कि अगर भाजपा महिलाओं को लेके पॉजिटिव हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, एक्टिव हो जाए, युवाओं की नौकरी को लेके सॉल्व करने लग जाए और किसानों को अपनों को नर्चर करे, ग्रोथ दे उन्हें, उनको अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाए, तो प्रॉबेबली शायद किसी भी विपक्षी पार्टी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुआयामी प्रतिभा से। अगर मैं राजनीतिक परिवार की बात करूं तो उनके पिता हरियाणा विधानसभा में 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक बार तो ऐसा इलेक्शन आया, ऐसा दौर आया कि उन्होंने जेल में ही बैठे बैठे इलेक्शन जीता। और उनकी व्यक्तिगत बात करूं तो बड़े बड़े उनके स्टड फार्म हैं, उनके हस्बैंड देश के जाने माने गोल्फर हैं, और उनकी खुद की बात करूं तो वो फैशन डिज़ाइनर है। फैशन डिज़ाइनर से कैसे वो राजनीति के गलियारे में प्रवेश कर गई, सारी कहानी उनसे जानेंगे। अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किस किरदार की बात कर रहा हूं। और मैं एक बात और कहूंगा कि वो स्पोर्ट्स की इतनी धनी है कि हरियाणा का नाम श्रीलंका तक उन्होंने हरियाणा के नाम की डंके की चोट बजवाई। वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर है, हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, विदेशों में खेल चुकी हैं। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किस किरदार की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ माँ अम्बे की धरती, और अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा की विज्ञान नगरी अम्बाला से श्रीमती चित्रा सरवारा जी। चित्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू बलजीत जी, थैंक्स अ लॉट। बहुआयामी प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना जीवन परिचय दें। आपने, मुझे लगता है जो संक्षिप्त में कहा है वो मेरा जीवन परिचय एक तरह से हो ही गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुई और 4 बच्चों में से मैं सबसे बड़ी थी और परिवार का पहला बच्चा थी जिसे बोर्डिंग स्कूल में डाला गया। 5वीं क्लास में मैंने स्पोर्ट्स स्कूल राय ज्वाइन किया और वहाँ से स्पोर्ट्स में बहुत एक्सपोजर मिला। और आगे चलते हुए पहला बच्चा थी शायद जो बोर्डिंग में ही कॉलेज करने गई, तो मैंने NID अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से फैशन नहीं किया था, फर्नीचर किया था, फर्नीचर डिज़ाइनर किया था। और उस वक्त फर्नीचर डिज़ाइन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का एक हिस्सा होता था। जब आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जाते थे तो आप प्रोडक्ट कर सकते थे, फर्नीचर कर सकते थे, टेक्सटाइल्स कर सकते थे। तो मैंने फर्नीचर, जो आगे चल के फर्नीचर कम इंटीरियर्स हुआ, और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला पहला बच्चा थी मैं। मैंने बैंगलोर में इंटर्नशिप करी, फिर बैंगलोर में ही मैंने जॉब करी, और बैंगलोर से लेके फिर दिल्ली आना, अपने आप अपने फ्रीलांस छोटे से प्रोजेक्ट्स, फिर से जॉब। तो 10 साल का मेरा एक प्रोफेशनल वर्किंग फेज़ था जहाँ मैंने डिज़ाइन इंडस्ट्री और सिर्फ फर्नीचर नहीं, ब्रांडिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में क्लाइंट मैनेजमेंट धीरे धीरे मैं आ गई थी। और 2010 में मैंने एक छोटा सा सबैटिकल लिया प्रोफेशनल जॉब से, ये सोच के कि कुछ दिन ब्रेक लेते हैं। और वो ब्रेक थोड़ी लंबी 2 साल तक चली, जिस दौरान मेरा पहला बेबी, मेरी बिटिया पैदा हुई थी। और मतलब वहाँ उस दौरान मैं कहूँगी 5वीं के बाद, हॉस्टल में जाने के बाद मैं पहली बार अपने घर रही 2 महीने से ज़्यादा। और उस दौरान धीरे धीरे पिताजी, पॉलिटिक्स और पब्लिक, जो रिश्ते थे प्रधान जी के, उनमें कब खिंच गए, कब उसमें कॉरपोरेशन का चुनाव आया
और कब और कैसे मैं राजनीतिक सफ़र शुरू कर गई। तो ये मेरी रफ टू से कहानी है। 2005 में मेरी शादी हुई और प्रोफेशनल गोल्फर थे मेरे हस्बैंड उस टाइम। आज तो उनका स्काई डाइवर हैं, वो बहुत एविड। इंडिया की अकेली स्काई डाइविंग कंपनी वो चलाते हैं, वो और उनके पार्टनर रुद्रा स्काई हाई। तो उस वक्त जब लोगों ने कहा कि गेम्स खेलता है, कि तो वो तो ठीक है पर काम क्या करता है। तो बट मेरे पिताजी ने कभी बहुत ज़्यादा बंदिशें और बहुत स्टैंडर्ड चीज़ों में तोली नहीं थी चीज़ें। तो उसमें उसी वजह से शायद ये हुआ कि मेरा करियर एक अलग उसमें हुआ, शादी एक प्रोफेशनल गोल्फर से हुई। और जब पॉलिटिक्स में आई तो मेरे 2 भाई हैं, सब ने बड़ी नॉर्मली ये हो गया कि चलो शी विल कम। तो कुछ ऐसी बैकग्राउंड, कुछ ऐसा परिवार रहा। आज मेरे पास 2 बच्चे हैं एंड एक बेटा भी है, बिटिया के बाद हुआ जो 4 साल के बाद। और पॉलिटिकली आपने देख लिया, इंडिपेंडेंट के तौर पे शुरू करे थे, क्योंकि हम थे कांग्रेसी, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे जी। पर कांग्रेस निकाय का चुनाव उस वक्त चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ती थी, तो हम इंडिपेंडेंट थे। कांग्रेस समर्थित हो गए, हम जीते। और उसके बाद मैंने बहुत काम किया। कब मुझे संगठन से कॉल आया कि आप आओ महिला कांग्रेस में काम करो, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ से कब करते करते प्रदेश महिला कांग्रेस से राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में मैं जनरल सेक्रेटरी तक गई। और वहाँ से करके चुनाव आया, पहली बार टिकट काट दी, मैं इंडिपेंडेंट लड़ी। और उस बार भी एक साझा फैसला था टीम का। और फिर उसके बाद हमने बहुत काम किया। फिर एक समय आया, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। कांग्रेस ने हमें निकाल दिया था, आम आदमी पार्टी ने मेरे उस इंडिपेंडेंट चुनाव में मेरा समर्थन किया था, तो हमारा एक रिश्ता बन गया था। और चलते चलते आम आदमी पार्टी ने आगे जब बात हुई कि ज्वाइन करें तो हमने उन्हें ज्वाइन किया। और बहुत ही मैं कहूँगी एक्टिव 2-2.5 साल का जो समय था वो था। और फिर इतने में कांग्रेस से फिर ज्वाइनिंग की बात चली। मैं समझ सकती हूँ, मेरे पिताजी के 50 साल की ज़िंदगी और रिश्ते वहाँ थे जिन्होंने उन्हें वापस खींचा, हम भी साथ गए। और फिर चुनाव आया, फिर टिकट नहीं दी, फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ी। अब मेरे पिताजी कांग्रेस में हैं, मैं निष्कासित एंड इंडिपेंडेंट हूँ। सो दिस इज़ द सम टोटल ऑफ माई लाइफ जर्नी। सबसे पहली बात तो मैं करूँगा, ये आपके पति स्पोर्ट्समैन, आप भी स्पोर्ट्स पर्सन, तो दोनों का जो तालमेल है वो खूब अच्छा चलता होगा। एक्चुअली मैं जब उन्हें मिली, ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट्समैन। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, शादी हुई, तो उस वक्त तक मैं एक रिक्रिएशनल स्पोर्ट्समैन थी। मतलब मैं वॉलीबॉल का, आज आप घर के बाहर जाएंगे तो नेट लगा हुआ है, अभी भी थोड़ा हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं। तो मैं किसी और तरह से कर रही थी, उनके लिए डेली का था, तो ही वॉज डूइंग इट बिल्कुल अलग लेवल पे। और थोड़ा सा ये था कि येस, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट माइट हैव मैच्ड, लेकिन ये था कि वॉलीबॉल एक फास्ट क्विक गेम है, गोल्फ एक बिल्कुल अलग पेस पे चलने वाली अलग मापदंड की गेम है। तो ये था कि भाई मेरे को समझ आ गई, बट शायद मैं गोल्फ से प्यार नहीं करा मैंने वैसा, जैसा आज है कि भी अगर कोर्ट लगा है, साथी हैं, इट्स अ टीम स्पोर्ट, गोल्फ एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। तो उतना है, बट यस कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहा कि भाई जब हम डिस्कस करते थे, ट्रेनिंग डिस्कस करते थे, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो उसमें आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, मैं उनकी मदद कर पाती। तो और क्या शौक है आपके? स्पोर्ट्स का तो आपने बता दिया, म्यूजिक सुनना, बुक्स रीडिंग। म्यूज़िक ये होता है, कोई चला रहा हो तो मैं कहती हूँ मैं म्यूज़िक में तो स्कैवेंजर हूँ, मतलब किसी और का होगा तो उसमें मैं इंजॉय कर लूँगी। मैंने कभी अपनी प्लेलिस्ट नहीं बनाई, कभी इकट्ठा नहीं किया। बुक्स मुझे बहुत पसंद है, और बुक्स मेरे को इतनी पसंद हुआ करती थी कि मुझे लाइब्रेरी से बोरो करना अच्छा नहीं लगता था, मैं ख़रीदना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे याद है, मैं राई स्कूल में हमारी बहुत सुंदर लाइब्रेरी थी, और मैं सोचती थी किसी को चोरी करनी हो ना तो लाइब्रेरी में करनी चाहिए, मतलब दिमाग में ये चलता था। तो बुक्स आई रियली लाइक। एंड अब हिस्ट्री का एक लाइफ में शौक़ है, और बाकी है कि नेटफ्लिक्स है, उसमें इतना कंटेंट है, आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, आप इमेजिनरी देखना चाहते हैं, तो ये सब चलता है, इतने का ही टाइम मिलता है अभी। फिल्में देखने का शौक भी है? पूरे खानदान को है। हमारी छुट्टियां ये होती थी, मैंने ये फिल्म देखी, फिर एक बंदा बैठ के सबको कहानी सुनाता था, पूरे साउंड इफ़ेक्ट्स और लाइट्स के साथ।
फिर दूसरा उसको सुनाता था, फिर ये, तो अब यार फैमिली ऑफ स्टोरी टेलर्स। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं मुझे लगता है हॉरर मूवी ज़्यादा देखते होंगे। ओह बिल्कुल, वेल गेस्ड। मुझे याद है हमारे राइटिंग में हमारे को इंग्लिश मूवी दिखाते थे हर सैटरडे, और हमारे घर में मुझे याद है मैंने बेनहर जब देखी तो मैंने घर आके सबको बेनहर दिखाई, और ऑनलाइन ट्रांसलेशन चलती थी, मतलब सबटाइटल छोड़ दो, उस वक्त धड़ाधड़ चलता था ये क्या बोल रहा है। तो मैं अपने पापा को भी बड़ी फिल्मों में लेके जाती थी, उन्हें फिल्मों को बड़ा शौक था, तो यही होता था, फिल्म चल रही होती थी और मैं उनको साइड बाय साइड बता रही थी, तब इसने ये कहते, मतलब कोई लैप्स उसमें नहीं आता था। और मैंने अपनी भाभीयों को फार्म हाउस पे एक दिन रात को सिक्स सेंस की कहानी सुनाई, और उस मूवी में जिस सीन में भूत आता है ना, तो मेरी भाभी इतनी बुरी तरह डर चुकी थी ना उस टाइम तक, तो पूरी फुल इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग थी उस टाइम। तो आपका पसंदीदा राइटर कौन है? आपको बुक्स रीडिंग का शौक है? कोई ऐसी बुक्स जिसने दिल को छुआ हो? देयर आर लॉट्स। मुझे याद है सबसे पहली फिल्म गॉन विद द विंड थी, जो छप गई थी दिमाग पे, फिर एक जॉनरे आया, फिर बच्चों वाली रोल्ड हाल्स चली। आई थिंक स्टीफन किंग हॉरर के मामले में फैंटास्टिक है, और फिर उसके बाद मुझे मेडिकल थ्रिलर्स बहुत पसंद थे, तो रॉबिन कुक्स चले, फिर उसके बाद फ्रेडरिक फॉर्सिथ्स चले, फिर उसके बाद लुई लमोर्स चले, मतलब हर तरह का चला है। आजकल हिस्ट्री है जो मैंने शायद 10वीं के बाद नहीं पढ़ी थी, अब हिस्ट्री है। जैसे आपने बताया अभी जॉइंट फैमिली थी, सारे इकट्ठे बैठ के पिक्चर देखते थे और आप उनको सारा पहले ही बता देती थी, तो आगे आपके बच्चों को भी शौक है? पूरा है। माई किड्स रीड अ लॉट, और मतलब ये हाल है कि मैं उसको कोई बुक लाती हूँ तो घंटों में ख़त्म, मैं कहती हूँ थोड़ी तो लंबी चला ले। और मेरी बेटी भी बहुत वॉरिशियस रीडर है, मतलब एंड टू एंड जाती है। एंड हमने फ्राइडे या सैटरडे अपना एक प्रोजेक्टर लगा रखा है, सो हम कोशिश करते भी हफ्ते में हमारा एक फैमिली मूवी नाइट हो, तो उसमें पहले डिसाइड होता है क्या पिक्चर चलेगी, फिर पूरा सिनेमा हॉल की तरह हम बैठ के एक कमरे में प्रोजेक्टर चला के देखते हैं। तो चोर साहब के इतने बड़े स्टड फार्म है, कभी हॉर्स राइडिंग की? मैंने एक टाइम था, मैंने काफ़ी करी, पर फिर मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम हॉर्स फार्म की मैनेजमेंट में बिताया, हॉर्स फार्म के ब्रांडिंग भी कराई मैंने अपने हॉर्स फार्म की, वो भी करवाई थी। एंड फिर जब वंस बेबीज़ आए तो लाइफ थोड़ी सी ये होगी कि मुझे अपने आप को फोकस में लाना पड़ा, तो फैमिली एंड पॉलिटिक्स तीसरी चीज़ का शायद मुझे लगता है उस टाइम फिर जगह नहीं बची थी। ऐसे आपकी ज़िंदगी का कोई सुनहरी पल? मतलब बाय गॉड्स ग्रेस कहीं है। आई रिमेंबर विनिंग माई फर्स्ट इलेक्शन, उनमें से एक मैं कहूँगी। गेटिंग थ्रू NID उस वक्त बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि देश में एक ही NID था और कोई 36-35 बच्चे लेते थे बस वो, तो वो कैसे हो गया विदाउट सिफारिश। और आई थिंक उसके बाद वॉज हैविंग बेबीज़। आई लव्ड मदरहुड, आई स्टिल डू। एंड उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में मुड़ के देखते हो, उस वक्त जो चीज़ बड़ी कड़वी और मुश्किल लगी थी, कई बार बाद में आगे जाके रियलाइज़ होता है कि उसने आपको क्या क्या दिया, उस समय ने, उस बात ने, उस व्यक्ति ने। तो देर आर मैनी, सो बट आई वुड से यही थे। बाकी एनी डे स्पेंट विद फैमिली, वो कहते हैं ना जब हर कोई एक जगह आराम से बैठा हो, दोज मोमेंट्स मैटर। वैसे आप इतनी पॉजिटिव हैं, हाँ। फिर भी कभी ज़िंदगी का ऐसा दौर आया, मायूसी आई हो? कई बार आ जाती है, यू आर ह्यूमन, कई बार आ जाती है। इनफैक्ट अभी पुणे में एक डिज़ाइन इंडिया अवार्ड्स हुए थे, तो दे आर गिवन टू द बेस्ट ऑफ डिज़ाइन, एजेंसी हो, स्टूडेंट हो, इंडस्ट्री हो। तो उसमें जो ऑर्गेनाइज़र थे सुधीर शर्मा जी, उन्होंने मुझे बुलाया, वो NID के हैं, 10 साल हमारे सीनियर। उन्होंने कहा यू कम एंड गिव अ टॉक अवार्ड्स पे। मैंने कहा डिज़ाइनर और मैं, तो खैर उन्होंने जो मुझसे टॉक दिलवाई, उन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी की बात कर। तो मेरे को एक रीकैप करने का मौका मिला अपनी लाइफ को, क्योंकि मुझे बतानी थी वहाँ, तो मैं देख सकती थी वो पॉजेज़। कुछ पॉज लाइफ के अच्छे थे जब प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हुई और फैमिली लाइफ आई, और कुछ पॉज थे जब चुनाव हारे हो और 5 साल पड़े हैं। तो जब पहली बार आया उस वक्त हमें पता भी नहीं चला इतना। कोरोना आ गया, हम बड़े गर्मजोशी में थे, HDF बना,
जनता भी जोश में थी, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाजपा तो हार गई थी, हरा देते अभी। तो एक जोश आ गया था, क्योंकि चुनाव बड़ी मायूस हालात में सबने लड़ा था। फिर एक आया मायूसी, मैं कहूँगी, जब ये चुनाव हारे। तो मैं वहाँ भी बता रही थी कि 5 साल फिर सामने पड़े हैं आपकी। चुनाव में तो समय भी नहीं होता ना दर्ज करने का कि मुझे क्या महसूस हुआ इस पूरी बात में, बाद में फीलिंग्स आती हैं। बट जब मायूस होते हो तो फिर लोग आ जाते हैं, साथी आ जाते हैं, इतनी सारी कहानियाँ आ जाती हैं, और जब आप उनकी हिम्मत देखते हो फिर आपको लगता है आप हो कौन हिम्मत छोड़ने वाले। जब कुछ नहीं था और आपके साथ वो आ गए। मैं हमेशा बताती हूँ, हमारा एक साथी है, भानु है उसका नाम। तो जब हमारा नामांकन हुआ तो हमारे पास टाइम नहीं था कुर्सी लगाने का, किसी ने माला भी नहीं मंगाई कि नामांकन, क्योंकि बड़ा हौच पौच हो गया था। तो उस वक्त कहीं से नारियल आ गया। उन्होंने कहा जी नारियल फोड़ के जाना, और मैंने कहा भी 2:30 बज गए, मेरा नामांकन कैंसिल हो जाएगा। जब नारियल थैले से निकला तो उसमें उस पर सारे बाल थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगा ये तो नहीं होगा। और वो सेकंड्स के अंदर कैसे दांतों से और हाथों से साथियों ने फाड़ के वहीं पे नारियल फोड़ा। मतलब जब आप इतना वो देखते हो तो फिर मैं समझती हूँ मायूसी से बहुत आगे चली जाती है। देयर आर मोमेंट्स, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये अब आपके बारे में नहीं है, अपनी कहानी और अपना रोना नहीं है, ये अब उन लोगों की है जो साथ खड़े थे। तो देन समाज के लिए जीना है, समाज के लिए, साथियों के लिए जीना है ना। वो भी हर कोई समाज के लिए है। उनकी उम्मीद आप है ना। हाँ, उनकी उम्मीद आप हैं, और वो मेरा हौसला अफजाई कर रहे थे, उन्होंने करा है, तो आई कांट लेट देम डाउन लाइक दैट। एक व्यक्तिगत सवाल, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। यस। एक मदर इंडिया का रोल आपने निभाया अपने बेटे के लिए। हाँ। वो क्षण कैसा था एक माँ के लिए? वो क्षण जी बहुत मुश्किल होता है, हद से ज़्यादा। और वो जो क्षण आया उस वक्त तो खैर एक पर्सनल चैलेंज होता है। मेरे बेटे को बिलियरी एट्रीजिया था, एक रेयर डिसऑर्डर है, पर वो इतना रेयर नहीं है। मैं आज देख रही हूँ, मेरे को अम्बाला में भी 3-4 केसेस का पता है, और हर बार ये मामले लेट होने की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मतलब कई इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज और बीमारियां हैं जो मात्र अवेयरनेस अगर समय पर कोई देख लेता तो वो क्या कैप्चर हो जाती। टाइम पे डायग्नोज नहीं हुआ, टाइम पे डायग्नोस नहीं हुआ, और आज भी नहीं हुआ। और मैं कईयों को काउंसलिंग कर रही हूँ, कईयों के साथ मैं आज भी काम कर रही हूँ, मुझे पता चलता है, वो आते हैं तो हम अपनी तरफ से सब करते हैं। तो वो मैं समझूंगी एक पर्सनल डिसीजन था, कोई भी माँ ज़रूर करती, कोई भी परिवार का साथी करता। और जब हम गए जहाँ हमने ट्रांसप्लांट कराया तो मैं तो अपने बच्चे को लिवर दे रही थी, मैंने वहाँ पे चाचे देखे जो भतीजों को दे रहे थे, मैंने सालियाँ देखी तो जीजों को दे रही थी। और मतलब रिश्ते अभी भी कायम हैं वहाँ जाके पता कहाँ प्रोफेशनल जिंदगी, और लोग कैसे आज आप देख रहे हो कैसे अपने आप में सिमटते जा रहे हैं। देखिए कितनी हम बातें करते हैं। बेटियां का मैंने कई बार देखा, जब मैंने उस अस्पताल को कहा कि मुझे कुछ केस बताइए जिनका हो गया है, मैं उनसे बात तो करूं कि रास्ता कैसा है, जर्नी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे कोई 6 नंबर दिए होंगे, तो 6 में से 5 केस थे कि लड़की का ट्रांसप्लांट था और बाप ने दिया। ये देखिए, और वो भी केस होते हैं कई बार लड़कियों पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो भी हमने देखा है। और वहाँ पे जब हम गए तो हमने पाकिस्तानी देखे कैसे उन्होंने जद्दोजहद करके वीज़ा लगवाया था कि यहाँ इस डॉक्टर से ऑपरेशन हो जाए, और लड़की है पाकिस्तानी और फादर उसे दे रहा है। तो मैं समझती हूँ रिश्ते पूरी दुनिया में कायम है, दुनिया ही रिश्तों से कायम है, यू नो। एंड यस, इतनी बड़ी जब चीज़ होती है तो एहसास भी होता है। मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि जैसे पिता बहुत बड़ा फिगर होता है, ताकत, पावर, लेकिन कुछ चीज़ों में पिता भी हेल्पलेस हो जाता है। तो इस चीज़ में जब आगे बढ़ने के लिए मुझे जो ताकत चाहिए थी, सबसे ज़्यादा जो मॉरल सपोर्ट चाहिए थी, तो फिर वो मेरी माँ से आई, यू नो। और उसने कहा आपका कर्म है, आपका धर्म है, डू इट, यू नो, डोंट लुक बैक। और हर कोई मतलब फैमिलीज आर सो इम्पॉर्टेंट। वही बातें लोगों की होती है सारी कहानी, जिस भी रूप में है। 2013 में जब आप नगर पार्षद बनी, आज़ाद रूप में बनी और अच्छे मार्जिन से आप जीती, उसके बाद लोगों के साथ कैसा रहा? उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी, काम करवाए? मेरे को याद है, क्योंकि आपका घराना बहुत बड़ा है और एमसी के काम होते हैं बहुत छोटे छोटे। नहीं छोटे नहीं होते जी, बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे
एक्चुअली जब मैं चुनाव के लिए हाँ करी ना, सब कह रहे थे पापा से कि भी किसी को तो बुलाओ, किसी बच्चे को तो लाओ। और जब मैंने 2 साल हो गए थे, आप सोच रहे हो लेट्स गेट बैक टू वर्क, काम करना चाहिए दोबारा से, और इतने में ये आ गया, तो मुझे लगता है मैं क्या क्या हैंडल करा है, ये कितना मुश्किल हो सकता है, यू नो, एक ओवर कॉन्फिडेंस। और मेरे पिताजी अकेले व्यक्ति थे जो कहते थे चित्रा बहुत हार्ड लाइफ है, सोच के आना, सोच के आना, सोच। एक बार नहीं उन्होंने कहा आजा। हम आ गए और मैंने स्पीच तैयार करी और स्पीच गई साइड में, क्योंकि चुनाव में प्रचार उठा दिया कि ये तो गुड़गांव रहती है, तुम गुड़गांव जाओगे साइन कराने। और लोगों को हर रोज़ कागज़ साइन कराने होते हैं, गली नाली, लाइट, बिजली, सफाई, इन सब के अलावा। और मेरी सारी स्पीच साइड में रह गई, मेरा एक रह गया, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी। और जब चुनाव ख़त्म हुआ तो पापा ने बोला गुड़गांव जाइयो मत। तो सबसे बड़ी तो मैं समझूंगी जो लोगों की मेरी उम्मीद थी कि ये गुड़गांव नहीं जाएगी, उस पर तो मैं पूरा उतरे। और मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मेरे विपक्षियों ने ये नारा ना दिया होता ना कि गुड़गांव चली जाएगी, तो शायद मैं गुड़गांव चली भी जाती। वो जो मेरे आगे परिस्थिति खड़ी हुई, उसी ने एक चीज़ निर्धारित कर दी कि मैं यहाँ रही। गली नाली साइन तो होता है, हमेशा पैसे कम होते थे, सफाई कर्मचारी कम होते थे, पर हमने बड़े अलग तरह से काम किया। हमने हर गांव में 2-2 जैसे सोचिए मेरे पास 13 गांव थे जी, और 26 कर्मचारी नहीं थे सफाई के। तो हमने उनकी डिवाइड करी टोलियाँ, फिर एक टोली पूरे एक एरिया में आज जाके पूरी सफाई कर देगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाती थी। वो 2 दिन बाद वापस आएगी, हमने रोटेशन करी। फिर मुझे देखा मैंने कि लोगों को फॉर्म तो चाहिए, पर अफसर कब बैठता है नहीं पता, मापदंड क्या है नहीं पता। लोग SBI का फॉर्म 50 रुपये में, 100 रुपये में बेच रहे हैं, और वो बेचारे मेरे से साइन कराने आ रहे हैं। तो ये देखते हुए हमने फिर आई हेल्प इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन लॉन्च करी, जिसमें हमने कहा कि भी आप इस नंबर पे कॉल करो, हम आपको सब बताएंगे आप पे कौन सी स्कीम लागू होती है, कौन सी नहीं होती, कब कहाँ जाना है, क्या करना है। मुझे लगता है हरियाणा में ये पहली मिसाल है। हाँ पहली थी। फिर हमें लगा कि पहले दिन 300 कॉल आए, फिर हमें लगा ये इनफ नहीं है। फिर अपने वार्ड में मैंने आई हेल्प कैंप लगाए। तो हम गुरुद्वारे में पूछते थे भी लाइट कब है, वो कहते थे मैडम 4 से 6 रहेगी। तो हम 4 बजे आते थे, प्रिंटर लेके, स्टैंप लेके, टेबल वो लगा देते थे। और इतने लड़कों ने, बच्चों ने वॉलंटियर किया। एक असेंबली लाइन होती थी, एक फॉर्म भर रहा है, एक चिपका रहा है, एक क्रॉस चेक कर रहा है, मैं उस पर स्टैंप लगा रही हूँ। तो हमने आई हेल्प कैंप वार्ड में लगाए। जिस दिन नगर परिषद उस दिन होता था, एक दिन फॉर्म लेता था, तो उस दिन हम नगर परिषद में बैठ के लगाते थे। तो इस तरह से ना जो हमें मुश्किल दिखी, जैसे मैं एक बार अपने मामा जी मेरे नहीं थे, तो मैं अपने कज़न ब्रदर की, वो 12वीं में था, PTM में चली गई, इन अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट। तो मैं वहाँ जाके देखा क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, कितना कुछ सिखाते हैं। और सरकारी स्कूल का 10वीं 12वीं का बच्चा एक काठ की तलवार लिए बैठा है। तो मतलब उस टाइम बड़ा फील हुआ। तो फिर मैंने बुल्स आए उस टाइम होता था, उनसे टाई अप करा। मैंने कहा मैं तुम्हें पे करूँगी, पर आप इन बच्चों के साथ एक छोटी सी वर्कशॉप करो। और एक वर्कशॉप में क्या कर सकते हो, मैंने कहा आप इन्हें सिर्फ एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये बता दो। तो उन्होंने आके बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, मैथ्स जल्दी याद कैसे करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अपने आप को जल्दी याददाश्त दिलानी तो मेमोरी के वो क्या हैं। सो एवरीथिंग ओरिएंटेड टू अ एग्ज़ाम। तो इस तरह मेरी पूरी पॉलिटिकल लाइफ में मैंने कई मेरी जो मैंडेट थी उससे हटकर जो प्रोग्राम करे। माँ बेटी वर्कशॉप करी, क्योंकि रेप के इतने केस आए थे। और एक केस में एक बच्ची थी केरला की, जिसे पूरी बिल्डिंग में सफाई करने वाला, लिफ्ट वाला, प्लम्बर सब एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और उस लड़की ने ये बात अपनी बहन को बताई जब वो कॉलेज से 6 महीने बाद आई। तो इतना मेरा मन ख़राब हुआ और हमने कहा ये क्या है, मतलब। तो मुझे किसी ने कहा कि चित्रा, औरतें ना इतनी थक जाती हैं कई बार डे टू डे काम करने में, वो बच्चे का ध्यान नहीं दे पाती। और कई बार इतनी शर्म होती है कि माँ बच्चे से ना पूछे, ना जानना चाहे, ना बच्चा बोले, ना बताना चाहे। तो हमने इसमें से निकाली माँ बेटी वर्कशॉप। नाम ही नहीं आ रहा था, हमने कहा माँ बेटी। और हमने कहा गांव में माँ को और बेटी को भेजना है। तो कई बच्चे भी आ गए, हमने कहा बच्चे भी भेजो। हमने महिला थाने से, हमारी SHO थी, उनको बुलाया। तो उन्होंने खड़े होकर बताया, सामने रहता था रिटायर्ड कर्नल, उसने 3 साल की बच्ची के साथ क्या किया। लैंग्वेज ऐसी थी कि हमारे कानों से धुआं निकल गया। बट हमने वो इसलिए करा कि जब एक बात आपके और मेरे, एक बाप और बेटी, माँ और बच्चे के आगे हो जाती है ना, तो कहीं हमारी एक शर्म की दीवार गिर जाए, कल कुछ हो तो मैं आपको बता सकूं, कल हो।
तो उसमें हमने चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को बताया, तो उन्होंने कहा कुछ हो तो हमारे को ऐसे फ़ोन करना है। एक एनजीओ को बुलाया, मैं अपनी तरफ से टॉक दी, फिर लड़कियों ने बताया कि हम जब जाती हैं ना तो हमारी बस में हमें छेड़ते हैं, तो हमने फिर पुलिस में कंप्लेंट भी डाली उसको लेके। तो इस तरह से मैं कहूँगी जो भी लोगों की उम्मीदें थी, यस, हमने अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करी, और बहुत सी चीज़ें थी जो हमें लगा कि ज़रूरत है और हम उसमें फिर कूद पड़े आगे चल के। चित्रा जी, ये जो एनजीओ वाली बात ये आपने चलो रजिस्टर्ड नहीं करवाई, लेकिन जितना काम आपने किया मेरे को तो लगता है ये अपने आप में हरियाणा के लिए एक मिसाल है। मैं इसके बारे में बस एक शिकायत ये अपने से रखती हूँ कि ये जो काम थे ये हमारे प्रोग्राम्स थे, और बहुत बार क्या होता था हमने करा, फिर कुछ आ गया, फिर हम उसमें लग जाते थे, फिर हमने कुछ करा, फिर आ गया। जैसे मैंने वो स्कूलों में वर्कशॉप करी, फिर भाजपा की सरकार आ गई, फिर प्रिंसिपल्स के लिए सरकारी स्कूलों में मुश्किल हो गया कि वो चित्रा को अलाउ कर दें। फिर हमें ये हो गया कि मैं जाऊंगी, ये मेरे को शर्म में बुलाएंगे, फिर इन पे गाज गिर जाएगी। तो इस तरह से ना बहुत सी चीज़ें चेंज होती गई, पर माँ बेटी वर्कशॉप हमने कंटिन्यू रखी। किसी ने मुझे कहा मैं सैनिटरी नैपकिन बांटने हैं, तो मैंने कहा ऐसे नहीं बांटेंगे। हमने इलाका ढूंढा सही, रंगिया मंडी सरकारी स्कूल। फिर मैंने गायनिक से बात करी, मैंने कहा आप आके एक लड़कियों को टॉक दो ऑन फेमिनिन हाइजीन, मेंस्ट्रुअल दिस थिंग। तो गांव की बच्चियां हैं, हमने खाली पैड नहीं बांटे, हमने गायनिक ने बोला चित्रा एक वीडियो मेरे लिए ऑर्गेनाइज करा दोगी, मैंने कहा मैं करा दूंगी। प्रिंसिपल मानी उस टाइम, तो हमने वीडियो लगाई, गायनिक ने टॉक दी, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल। फिर बाद में बच्चियां बोल रही हैं आंटी आंटी मेरी ना मम्मा को ये प्रॉब्लम है। तो फिर गायनिक ने उन्हें कहा कि आप अपनी मम्मा से को मुझसे आके बात करें। तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो दुनिया में ज़रूरी है वो है इन्फॉर्मेशन, मतलब हम लोगों तक जानकारी पहुँचाएं, वो मतलब सो लाइक दैट लॉट हैपेंड। तो आपने नगर पार्षद से सफ़र शुरू किया, तो उसका जो लिमिट एरिया था आपका, एमसी लिमिट जो 13 गांव थे या जो भी आपने बताया, उनमें आपने ये मुहिम छेड़ी। उसके बाद जब आप विधानसभा 19 में आई, फिर 24 में भी आई, तो 19 और 24 के पीरियड में या आज तक वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये सारी मुहिम चलाए हुए हैं? नहीं, मैं सारी मुहिम नहीं चलाई हुई है। वैसे मैं बताया ना, स्कूलों की मुहिम सरकार चेंज के साथ चेंज हो गई। फिर आई हेल्प का जो हमारा मुहिम था, धीरे 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 करते जैसे CSC सेंटर्स आए तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और ये भी था कि 18 के बाद आई वॉज नो लॉन्गर अ फंक्शनिंग पार्षद, तो उस तरह से मैं जाके सारा कुछ जिम्मा अपने ऊपर ले लूँ, वो भी राइट ना होता, सिग्नेचर अथॉरिटी हमारे पास थी। और माँ बेटी वर्कशॉप्स मेरा एक प्रोजेक्ट है जो आज भी चल रहा है। तो जैसे हमने अभी पीछे करा था, तो उसका स्वरूप बदलता रहता है, हमने उसमें योगा वर्कशॉप्स भी कराए हैं। तो ये प्रोग्राम है जो मेरा कंटिन्यू रहेगा आगे वगैरह। कांग्रेस में रहे, जन्मजात कांग्रेसी थे, आप में भी गए, आज़ाद वाला सफ़र भी देखा, तो सबसे जो बढ़िया सफ़र था वो क्या रहा? कौन सा सफ़र क्या सिखा के गया? हाँ, ये बेटर क्वेश्चन है आपका। कांग्रेस का सफ़र एक्चुअली उस वक्त तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ था कि मैंने कुछ खास शुरू किया है, क्योंकि पार्टी यही थी। कांग्रेस में मेरा असली जो लर्निंग रही वो रही महिला कांग्रेस संगठन में काम करते हुए। सुमित्रा चौहान प्रदेश अध्यक्ष थी, बहुत डायनामिक, और नेशनल प्रेसिडेंट शोभा ओझा थी। और शोभा ओझा जी बहुत जल्दी हट गई, उनके बाद सुष्मिता देव आई जो कि यंग एंड अगेन वेरी डायनामिक MP थी। तो वहाँ मेरी बहुत लर्निंग हुई, और लर्निंग के साथ साथ मेरा बहुत ग्रोथ भी हुआ वहाँ पे। तो आईसेट संगठन कैसे करें, तो उन्होंने मुझे कहा चित्रा जो गुजरात की प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है संगठन को लेके। तो मैं 3 दिन जाके गुजरात रही, सीखी। फिर मैंने महिला कांग्रेस, मैंने कहा आप झंडा नहीं है भाई, लोगो नहीं है, वेबसाइट कैसे बनाएं, प्रेजेंटेशंस कैसे करें, तो वो सारी चीज़ों पे मैं पीछे पड़ गई कि लोगो होना चाहिए। तो शोभा ओझा जी ने मुझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और जो स्टेट वाली थी ना, उन्होंने कहा चित्रा जो तू चाहती है ना ये नेशनल लेवल पे हो सकता है, तो उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। मैं आ तो गई, शोभा ओझा जी ने कहा मैं क्या करूँ इसके साथ, मैंने कहा चलो सेक्रेटरी बना दो। सेक्रेटरी बना के उन्होंने कहा क्या काम दें, कहते चलो सोशल मीडिया दे दो, है ही नहीं। तो डिज़ाइनर से उन्होंने सोचा इक्वल टू सोशल मीडिया, चलो हमने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट, आपको इंचार्ज बनाया था सारा। तो फिर उसके बाद मैं मैम से कहा मैम किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, हमारा निशान नहीं है, लोगो नहीं है, NSUI का है, IYC का है, सेवा दल का है, INC का है, एक महिला कांग्रेस का नहीं, और 32 साल हो गए थे उस टाइम। तो उन्होंने मेरे आगे एक डब्बा रखा कार्टन, मैंने कहा चित्रा ये सारे राहुल जी रिजेक्ट कर चुके हैं। तो मैं देखा, मैंने कहा मैम मैं ट्राई कर लूँ, मतलब ये सब याद करके हंसते हैं उस दिन से।
पर मुझे ये ज़रूर था कि हो जाएगा, मतलब हम करेंगे ही करेंगे इस बात को। तो पहला राउंड रिजेक्ट हो गया, दूसरा राउंड, फिर तीसरे राउंड तक जो हमारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन थी थ्रू हुई। राहुल जी को मेंटली प्रेप करा, वो भी पूरी तरह रेडी थे। और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सुष्मिता देव, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर हमने सिर्फ लोगो नहीं करा, वेबसाइट नहीं करी, फिर हमने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करे कि कैंपेन बनाते हैं, ये कैंपेन पूरे इंडिया में जाएगा, ये इसका नाम होगा, ये इस कैंपेन का लोगो होगा, उसका वेबसाइट होगा जब आप चलोगे। और ये हमने कैंपेन करी थी 19 के मैनिफेस्टो बनने से पहले। तो महिला कांग्रेस ने कहा मैनिफेस्टो बंद कमरे में नहीं बनाएंगे, हम औरतों के पास जाएंगे। तो एक महिला संवाद कार्यक्रम रखा जिसका नाम था महिला अधिकार यात्रा। हमने उस टाइम यात्रा निकाली थी 2019 में, और एक परचम लेके चले हम 6-7 मीटर का, और हम गांव में गए, शहर में गए, और जाके वहाँ पे औरतों से बात करते थे। तो बड़ी अनूठी बातें आगे आई। गांव में औरतें नौकरी मांग रही थी, शहर में औरतें सोशल सिक्योरिटी मांग रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देता, आई एम विदाउट सपोर्ट, यू नो। तो ये जो महिला का मानोदय है ना, जो बीजेपी ने पहले लाडो बहन करके करा, अब आम आदमी पार्टी भी दे रही है, अब कांग्रेस भी दे रही है, ये हमने 19 के मैनिफेस्टो में पार्टी को प्रपोज करा था कि एक महिला के काम को, रेन्यूमरेशन को एक आंकड़ा दें एंड लेट्स गिव इट टू हर। तो वहाँ से तो, और जब वो कैंपेन हरियाणा चली तो वो 4 दिन हरियाणा थी। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो हरियाणा दिखेगा, कहाँ पे है लाइव दिखेगा, क्लिक करोगे लाइव फ़ोटो दिखेगा। तो हमने बहुत उसमें Women for 33 हमने कैंपेन चलाया। तो हमने कहा ऐसे ही नहीं मांग करते, तो हैशटैग बना Women for 33, 33% रिजर्वेशन। और ये बात है कोई 15-16 की, मेरे ख्याल से 16 की। और हमने अगेन वेबसाइट, ग्राउंड, 33 लाख के करीब सिग्नेचर्स महिला कांग्रेस ने गैदर करे थे। मतलब अंबाला से मैंने 10,000 करके भेजे थे हमारी टीम ने, मतलब। और ये 33 लाख सिग्नेचर्स फिर हम लेकर राष्ट्रपति से मिले, कोविंद जी हुआ करते थे, उनको हमने ज्ञापन दिया कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लेके आए। तो इस तरह का, सो इट वाज मैसिव वर्किंग। महिला कांग्रेस ने संगठन का काम सिखाया, आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरह की फोकस्ड वर्किंग, क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग अलग थी, संगठन पे इतना नज़र नहीं होती थी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग गेयर में चल रही थी, वहाँ से कुछ सीखे। ऑफ कोर्स हर टिकट कटने से बहुत कुछ सीखे, हर हार से सीखे। आप हर रोज़ लोगों में जाओ तो भी सीखते हो कुछ ना कुछ। पर मैं टिकट कटने की बात करूँ, चाहे वो 19 की बात करूँ या 24 की, चोई निर्मल सिंह जी के तो सीधा राजीव गांधी से रिलेशन थे। चोई वीरेंद्र सिंह, चोई निर्मल सिंह, इनकी एक जोड़ी हुआ करती थी 3-4 लोगों की, जो राजीव जी की खास थी। आप यानी कि गांधी परिवार में आपका पूरा दखल था, तो आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके टिकट नहीं ला पाई। आई डोंट थिंक प्रधान जी ने उस बात को वैसे अप्रोच। थोड़ा बहुत ये ज़रूर हो गया है कि विद टाइम थिंग्स चेंज, विद टाइम कांग्रेस हैज़ चेंज्ड। तो वो एंगल आई डोंट थिंक पिताजी ने कभी बहुत ज़्यादा पुश करा। और 19 के अंदर तो मुझे लगता है कोई देख भी नहीं रहा था कांग्रेस की तरफ हरियाणा में कि कोई ख़ास तौर पे इसमें दखल लेता। तो ना वो इंटरेस्ट था, ना जीतने की उम्मीद थी, ना जीतने की मंशा से चुनाव में उतर रही थी पार्टी। तो उधर वो चूक हो गई। और अब की बार था कि जीत ही रहे हैं, और इतने इंटरेस्ट और इतनी आवाज़ें इतनी ऊंची हो चुकी थी भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। हाँ, कांग्रेस सारे सर्वे, सारे पोल, सारे एग्जिट पोल सब बोल रहे थे कांग्रेस आ रही है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया, स्लीपर सेल थे, टिकट वितरण गलत हुआ, क्या अब किस कारण से मानती है सरकार नहीं आ पाई? इन सारे कारणों से, कोई एक नहीं होता, कलेक्टिव बात चलती है। पर कांग्रेस के लोगों ने ये नहीं देखा 2019 में आपने 50,000 से ज़्यादा वोट लिए, फिर 24 में हम इन्हीं पे भाग्य आजमाई। ये तो कांग्रेस वाले ही जवाब दे सकते हैं जी। मतलब ये बात जब हमने कांग्रेस ज्वाइन करी थी 24 की जनवरी में, तो 2 टिकटें की बात थी। कुछ हालात हुए थे, 19 में हमने एक ही टिकट मांगी थी, वो सिर्फ मेरी, क्योंकि प्रधान जी एमपी लड़ चुके थे जी। उस एक को भी नहीं दिया गया, जबकि मैं बिल्कुल फ्रंट रनर थी हर तरह से। तो उस वक्त साइड में सिटी से भी जो मांग रहे थे उनकी टिकट कट गई, जिन्होंने सपोजिटली काम किया था। तो प्रधान जी ने कहा आप लड़ो, चित्रा लड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी अगर मैं लड़ूंगा ना, मेरे साथ कोई इकट्ठा नहीं होगा, आपके चेहरे पे लोग इकट्ठे होंगे,
आप आके लड़ो। तो बिना प्लानिंग, बिना सोचे समझे उस वक्त हो गया कि हम 2 चुनाव लड़ लिए। और 19 के बाद ये रहा कि हमारी 2 विधानसभाएं हो गई। प्रधान जी का अपना संगठन था, मेरा अलग था, अपनी कैंपेन थी, मेरी अलग थी, अपनी हाजिरियां थी, मेरी अलग थी। तो जब हम 24 तक पहुँचे तो हम दोनों अपनी अपनी विधानसभा में बहुत काम कर चुके थे। कांग्रेस से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको 2 देंगे, एक गारंटी है, दूसरे पे सर्वे करवाएंगे। हमने कहा जी हमें सर्वे से कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस ज्वाइनिंग में एक लाइन थी कि इनका टिकट इस बात पे कतई निर्धारित नहीं होगा कि ये एक परिवार के हैं। ये लाइन पढ़ के सुनाई गई हमें जी कि ये बात है। तो हमने कहा फेयर एंड स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। राहुल गांधी जी भी आखिर तक कहते रहे सर्वे मेरिट, सर्वे मेरिट, सर्वे मेरिट। तो इट वाज अ बिग शॉक टू अस। और इस बार ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले बैठा। नहीं तो सर्वे हुआ था हुआ था। सर्वे माना नहीं माना, किसने नहीं माना, वो सब अब पर्दे के पीछे है ना। वो सब अब एक बहुत तो उस सर्वे ने ये नहीं दिखाया कि जिस चित्रा ने 2019 में जितने वोट लिए 24 में उससे 8,000 बढ़ कर लिए। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, उनका सर्वे क्या करेगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सिर्फ मात्र 14,000 वोट ले पाए। अगर आप परसेंटेज देखें तो 19 में कांग्रेस को 7% वोट पड़ी थी, 24 में 8%। अनिल विज जी का वोट शेयर 10% डाउन आया था 19 से लेके अब। हमारा उसमें तकरीबन 4% का इसमें जंप रहा। कुछ वोटर अब की बार लो वोटर टर्नआउट डेफिनेटली था भी। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये सब था, सब कुछ इन फ्रंट ऑफ देम था। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा संगठन बनाएंगे, चंडीगढ़ में बैठक ली। उसके बाद लगातार ऑब्जर्वर हर जिले में भेजे गए। फिर ये कहा गया कि बहुत बढ़िया तरीके से संगठन बनेगा, कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी तरह का कोई सिफारिश नहीं चलेगी। 32 प्रधानों की सूची आ जाती है। और अंबाला में विडंबना देखिए, उस व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं, उसको जिला प्रधान बना रहे हैं, जिसकी प्रभात फेरी में सिर्फ 12 व्यक्ति थे, मैंने वो वीडियो देखा है। दूसरी बात, जो मात्र 14,000 वोट ले रहा है उसको जिला प्रधान बना रहे हैं। तो कांग्रेस अंबाला में कैसे मजबूत होगी? आई थिंक हमें कांग्रेस अंबाला ही नहीं देखना चाहिए, कांग्रेस पूरा हरियाणा देखना चाहिए। यस, आपने बिल्कुल सही कही कि जितने भी साउंड बाइट्स थे वो बिल्कुल परफेक्ट थी शुरू में, कि अब हम नहीं सुनेंगे किसी को, पारदर्शिता से होगा। लेकिन जिस दिन अखबार में ये हेडलाइन आता है कि पार्टी हाईकमांड शीर्ष नेताओं से चर्चा करेगी ये लिस्ट अनाउंस करने से पहले, तो उस दिन पारदर्शिता आउट ऑफ द विंडो हो जाती है। और आज लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे टिकटें बांटी थी वैसे जिला अध्यक्षियाँ बांट दी गई हैं। और ये जब हम मर्ज का आंकलन ही सच्चा नहीं करेंगे तो इलाज भी नहीं कर सकते। अभी बहुत से आंकड़े आ रहे हैं, हर कोई जानता है। आपने एक सर्वे की बात करी, तो सर्वे वालों से हमारी बात होती थी ना। उन्होंने मेरी सीट के उपलक्ष्य में नहीं बताया, पर उन्होंने बताया चित्रा जी जब हम सर्वे करते हैं तो हम देखते हैं सबसे आगे कौन है, फिर हम देखते हैं कौन कौन यहाँ से टिकट मांग रहा है, फिर हम देखते हैं कि अगर इसको टिकट दी तो ये क्या करेगा और बाकी क्या करेंगे, इसको नहीं दी तो ये क्या करेगा और बाकी क्या करेंगे, कौन कितना नुकसान कर सकता है। और उसने कहा चित्रा जी एक बहुत सिंपल आंकलन होता है कि 19 पिछली बार इंडिपेंडेंट जो आप लड़े हो एग्जाम्पल के तौर पे, इस बार अगर आप लड़ोगे तो आपको उससे कम पड़नी है 100%। और जो पार्टी की वेव चल रही है, जिसे भी पार्टी देगी उसको इस बात का एक फ़ायदा ज़रूर आएगा, क्योंकि पार्टी की बहुत बड़ी वेव। सो मुझे लगता है कि जब टिकट कटी, जब रिस्क असेसमेंट होता है ना, तो रिस्क में तो कांग्रेस थी ही नहीं। 60 आ रही है, 59 आ जाएंगी, 58, 56, 5, 4, 3 सरकार तो आ ही जाएगी। ठीक है जी। तो उस रिस्क असेसमेंट में कोई अलार्म नहीं बजा। एंड तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो, और ये हर सीट पे हो रहा था। आप इमेजिन करिए, वो कहते हैं ना बूंद बूंद सो घट भरे, तो बूंद बूंद सो घट घटे भी हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक हैपेंड। एंड अनफॉर्चुनेट कि अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे लोगों को लगे कि कुछ बदला है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं असंध से पूर्व विधायक शमशेर सिंह जी गोगी, हाँ जी। उन्होंने मेरे पॉडकास्ट में ये बात स्पष्ट कही कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया नहीं, बीजेपी की क्या ताकत थी, हरा दी। और यही हालात रहे तो 29 में भी यही हाल होगा, हमें विपक्ष में अभी और बैठना पड़ेगा। भी कांग्रेस को मार रही है। आप ये देखिए, जो सियासी गलियारों में चर्चा है भी
एक आपके बड़े नेता चाहते थे 50 सीट से ज़्यादा ना आए, अगर ज़्यादा आ गई तो शायद मेरी सीएमशिप खतरे में ना पड़ जाए। और एक ऐसी नेत्री जिसको कोई जाति सूचक गाली किसी गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने दे दी और उसको मुद्दा बनाकर उन्होंने घर बैठ गए, प्रचार से अपनी दूरी बना ली काफ़ी दिन तक। उस चीज़ का भी तो कांग्रेस को लॉस हुआ। मैं आपको बोला ना, बूंद 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 हर चीज़ इसमें गई। कलेक्टिव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जिसकी भी है। कोई एक व्यक्ति इतनी बड़ी सुनामी को ज़ीरो नहीं कर सकता था। और मैं ये कहूँगी तो बहुत से लोग इसका कुछ और ही मायना लगा लेते हैं, पर मैं पिछली बार भी यही कहा, यू हैव टू गिव द डेविल इट्स ड्यू। जब तक हम हर चीज़ की सही वो नहीं करेंगे। बीजेपी ने, जहाँ हम नेगेटिव हो गए थे इतनी पावर आती देख के, बीजेपी ने उतना हार्डवर्क भी किया। आरएसएस अब की बार मैदान में कूदा, बीजेपी ने अपने वोट बैंक्स को मोबिलाइज करा और जिसका इफेक्ट कलेक्टिवली दिखा है। अगर मैं बात करूं, आपने बहुत बड़ी बात कही, 2029 को लेके भी बीजेपी आज इतनी सजग है। जिन सीटों पे हारी है, मैं वही बता रही उन सीटों पे आज से आंकलन शुरू हो गया है भी हम इन सीटों पे क्यों आ रहे हैं और अगली बार कैसे जीतेंगे। आंकलन है, एक बंदा असाइन हो चुका है, लीडर, जिसने रिपोर्टिंग देनी है और जिसने उस पर बहुत, आप देखिए ना, हर लेवल पे काम हो रहा है। तो उन्होंने तो तैयारी 2029 की अभी से मिशन शुरू कर दिया। दूसरी और मैं कांग्रेस की बात करूं तो मात्र कुछ सीटें हैं जहां 32 वोटों से हारे, 500 वोटों से हारे, 900 से हारे। 13 सीटें ऐसी हैं जहां आप 2000 से कम पे हारे। अगर वो थोड़े से वोट इधर उधर हो जाते तो सरकार बन जाती। मैं राहुल जी की अभी जो वोट चोरी पे प्रेजेंटेशन आई है, उसमें राहुल जी की एक स्लाइड थी जिस पे उन्होंने कहा है कि 8 सीटें हरियाणा की ऐसी हैं जहां 22,000 के कम गैप से वोट कांग्रेस हारी है। पर मैं ये समझती हूँ कि जिन्होंने राहुल गांधी जी को ये आंकड़े दिए, क्या उन्होंने राहुल गांधी जी को ये आंकड़ा दिया कि 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां कुल मिला के कांग्रेस को 22,000 वोट नहीं आया बिल्कुल इस सुनामी में। उसमें अगर कैंट की देख लो और बल्लभगढ़ की अगर आप सीट देख लो, जब तक वो बात नहीं होएगी ना, सही निष्कर्ष, सही इलाज, सही रास्ता नहीं मिलेगा। ये मेरी कहानी नहीं है, इट्स नॉट दैट लाइक दैट। और राहुल गांधी जी ने वोट चोरी कहा है। हरियाणा वोट चोरी की वजह से नहीं हारे, हरियाणा हम टिकट चोरी की वजह से हारे। अगर टिकटें हरियाणा में सही बटी होती, कोई दुनिया की वोट चोरी यहाँ पे रिजल्ट को छेड़ नहीं सकती थी। जो निर्मल सिंह जी 5 बार विधायक रहे हैं, गांधी परिवार के नज़दीक रहे हैं, आपकी टिकट कटवाना किसी छोटे मोटे नेता के हाथ में तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि किसी न किसी बड़े नेता का इसमें दखल रहा होगा? आई अज्यूम बट मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर समय नहीं बिताया कि किसने कर दिया। हमारे आगे हमेशा एक रियलिटी रहती है कि अब आगे क्या, और मैं कहूँगी पॉजिटिविटी भी रहती है। जब आप पब्लिक में जाते हो तो लोग इतना प्यार देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लेडीज़ चल के आती हैं, हग करती हैं, बच्चे आपको वो करते हैं। तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट अहेड। और जो आपने 29 का चैलेंज कहे हैं, ये कांग्रेस के हर नेता को महसूस हो रहा है आज। हाँ, पब्लिक को भी हो रहा होगा, हर कार्यकर्ता को भी महसूस हो रहा है। एंड सो फार जो स्टेप्स पार्टी ने उठाए हैं, दे आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तो 29 के लिए आपकी भी तैयारियां पूरी हैं? मैं नहीं समझती आप 5 साल तैयारी कर सकते हो। 5 साल तो आप साथियों के साथ होते हो, एक जीवन जी रहे हो साझा, और समय बताएगा। नहीं, जिस हिसाब से 19 जो भी मेरी तैयारी रही ना आज तक, वो तो हुई नहीं ना। 19 में तैयारी थी कि मैं कांग्रेस से होंगी, वो नहीं हुई। फिर उसके बाद तैयारी थी कि भी अब फिर कांग्रेस से होंगे, फिर नहीं हुए। मैं तो समझती हूँ कि मैंने आज तक कोई भी अपना चुनाव कांग्रेस की उस पर लड़ाई नहीं। 19 से 24 में वोट बढ़े आपके, एक नारा चला, अंबाला की बेटी अपनी बेटी। तो इतने बड़े अपने विधानसभा क्षेत्र में आप इतने प्रबल रिश्ते कैसे बना लिए आपने? हर आदमी आपको अपनी बेटी मानता है। मैं समझूंगी कुछ तो इतिहास इसके लिए जिम्मेवार है। चौधरी साहब, चौधरी निर्मल सिंह जी के बहुत तगड़े प्यार के, आत्मीयता के रिश्ते रहे हैं। तो जब उनकी बेटी आई तो एक बेटी के स्वरूप में ही मैंने एंटर करा। और वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अंबाला मेरा मायका है, मैं बेटी ही हूँ यहाँ की। तो और ये था कि जिस तरह से हम जुड़े, ज़्यादातर तो मेरे से बड़े थे, तो उनके आप वही हो। बाकी मैं समझती हूँ कि जब आप सुख दुख में साथ रहते हो लोगों के,
और एक अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग स्वरूपों में जुड़ते हो। कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ मुझे दोस्तों के तौर पे जुड़ने का मौका मिला, कहीं किटी थी, कहीं प्रोग्राम्स थे, कहीं कुछ और था। तो रिश्ते ओवर द टाइम डेवलप हुए जो मुझे मिले थे, बहुत सारे रिश्ते मुझे धरोहर में मिले। नहीं, पर मैं मानता हूँ धरोहर में मिले, पर एक विरासत को संजोए रखा आपने। इतने लोगों के साथ रिलेशन रखना, परिवार को भी संभालना, पॉलिटिक्स भी देखनी, ऊपर हाईकमान भी देखना, पार्टी भी देखनी, सब में सामंजस्य कैसे बिठा लेती हैं? आई थिंक मैंने हाईकमांड ज़्यादा नहीं देखी, इस बात का मुझे खामियाजा चुकाना भी पड़ा। कभी ट्राई नहीं की राहुल जी से मिलने की? राहुल जी से पहले देखिए 19 तक तो मीटिंग मेरी संगठन के तौर पे हुई थी, कई मीटिंग्स हुई थी उनके साथ। और जब 19 में चुनाव में टिकट कटी तो बड़ा दिल दुखी भी था। फिर कोरोना था, 3 साल तक लॉकडाउन रहा, फिर वो बात ही नहीं आई। फिर हम आम आदमी पार्टी में चले गए थे, फिर वो बात नहीं रही। और जब हम लास्ट ईयर ज्वाइन करे तो आते ही एमपी का चुनाव सामने था, धड़पड़ धड़पड़ उसमें लग गए। तो वो टाइम नहीं आया जिसमें हम कर सकते थे। और इट इज़ नॉट ईजी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट। तो कांग्रेस के लिए क्या संदेश है? उन्नति के लिए उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? व्यक्तिगत किसी की बात नहीं कर रहा, पूरी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। आई थिंक कांग्रेस के पास जब खोने को, किसी भी व्यक्ति के पास जब खोने को कुछ भी ना हो ना, तो यू शुड बी वेरी बोल्ड, अपना साफ करके दोबारा स्टार्ट करो। बट जब तक हर विश्लेषण में एक सच्चाई नहीं आएगी ना, जिसे कहते हैं ना ब्रूटल ऑनेस्टी नहीं आएगी, तब तक इलाज नहीं होगा। जब तक हम सिर्फ एक नज़र से देखेंगे कि तूने क्या गलत किया, जब तक मैंने क्या गलत किया पे हम नहीं आएंगे, तब तक हम सच में बदलाव ला नहीं पाएंगे। एनजीओ वाला काम आपका जारी है आज भी? माँ बेटी वर्कशॉप, यस यस। देखो आप उसे एनजीओ वाला काम कह रहे हो, हम एज एनजीओ तो नहीं कर रहे हैं, हाँ, बट यस। नहीं, चाहे वो आप व्यक्तिगत कर रहे हो, पर आपका टीम वर्क है। हाँ, टीम वर्क है, लोगों को फायदा तो उसका हो ही रहा है। मैं बात करूंगा जो आपके सामने भाजपा नेता जीते हैं, विज साहब। वेरी फर्स्ट उन्होंने जीतते ही जिन व्यापारियों ने, जिन लोगों ने आपके गले में माला डाली, आपको समर्थन दिया, एनक्रोचमेंट के नाम पर उनकी दुकानों के बाहर थड़े तोड़ दिए गए, उनको कहीं ना कहीं थ्रेट किया गया। हो रहा है। मेरा अपना भतीजा है, बेचारे की दुकान, सिर्फ उसकी दुकान का धड़ा तोड़ने कॉरपोरेशन आया। इधर का नहीं तोड़ा है, इधर का नहीं तोड़ा है, कहीं का नहीं तोड़ा है। उसने कहा कि बुजी डोंट वरीज, कहता लेट इट बी। देखिए, राजनीति में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। चुनाव जब हो गया, लेट्स मूव ऑन। और ये मूव ऑन सब नेता अपने आपस के रिश्तों में तो करते हैं। अब टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो चौधरी साहब और अनिल विज जी भी हाथ तो मिलाते हैं जब मिलते हैं कहीं पे। अगर आप देखें तो हुड्डा जी और नायब सैनी जी हाथ तो मिलाते हैं। कोई आपस में बीमार हो जाए, कोई मर जाए, कोई जी जाए, तो आना जाना ये तो चलता है, सामाजिक रिश्ते। और अगर उस सामाजिक रिश्ते को हम उस स्तर पर पहचानते हैं तो एक कार्यकर्ताओं को भी पहचानना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लीडर चाहे इन्वॉल्व है कि नहीं, कार्यकर्ता आपस की खुंदस और आपस की उसमें बहुत नुकसान कर देते हैं, करवा देते हैं एक दूसरे का। और मैं समझती हूँ कि जो बड़ा होता है, जो लीडर होता है, उसे अपनी सोच में भी वो बड़प्पन दिखाना चाहिए। जब हार जीत हो गई, बहुत अनफॉर्चुनेट है, कई बातें अम्बाला में हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत से लोगों को कॉर्नर करा गया, एम्बैरेस करा गया, प्रताड़ित करा गया, बदनाम करा गया, धमकी दी गई। ये नहीं होना चाहिए था। ये इतने बड़े पॉलिटिशियन, इतने उम्रदराज आदमी, और मंच से ही धमकी दे दी। मन से दे दी। मैं समझती हूँ इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके मन का एक दुख था, और वो ये दुख था कि उन्हें भी पता था ये चुनाव जीते कैसे हैं, और उन्हें ये भी एहसास था कि शायद जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे सामने बैठे हैं, पता नहीं इन्होंने मेरे कितना किया कि नहीं किया, क्योंकि एक बदलाव पूरे प्रदेश में आ रहा था। और उन्हें पता था कि जिनकी वजह से मैं जीता हूँ शायद वो इस कमरे में आज उपस्थित भी ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन मैनेजमेंट थी। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, आप ये देखिए, ये ऐसा चुनाव था जिसके अंदर शायद ही कोई हमारे एक इंडिपेंडेंट की टीम से छोड़ के उन्हें जुड़ा हो, पर धड़ाधड़ उनकी टीम के बंदों ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ज्वाइन किया था। तो उन्होंने वो गुस्सा निकाला, व्यक्त किया, जो मैं समझती हूँ कि गलत है, नहीं होना चाहिए। 2 बार सरकार से रूठ के आ गए, घोड़ा गाड़ी यानी कि कार वगैरह सारी सरकारी दे के आ गए। दूसरी बार कह रहे हैं उड़न खटोले की सरकार है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये पीड़ा भी है कि मैं इतना सीनियर मोस्ट था बीजेपी में, मैं सीएम नहीं बन पाया। ये पीड़ा तो खैर उन्होंने जग जाहिर करी है ना, ये तो हर किसी को पता था कि ये पीड़ा कहीं ना कहीं है, और ये पीड़ा उन्होंने पब्लिकली व्यक्त करी।
और बहुत बार ऐसा होता था कि ऐसे सिस्टम्स के चलते हुए, कई बार अपनी आपसी सीएम से लड़ाई के चलते हुए उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। एक बार याद है कि कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट की फ़ाइल पास नहीं हुई, 2 या 3 महीने तक फाइलें पड़ी रही और जनता में त्राही त्राही मच गई थी। इलाज नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, पर उन्होंने वो काम नहीं करके दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये उनकी सोच, ये उनका तरीका बहुत गलत है। वो सोच रहे थे कि वो अपने ऊपर किसी और की कलाई मरोड़ रहे हैं, पर वो कलाई जो मुड़ी और जो चोट लगी वो उनके नीचे लोगों को थी। तो ये तो कई बार हुआ है। वो बहुत बोल्ड लीडर हैं, बहुत अपने मन की बात सीधी खुल के व्यक्त करते हैं और बहुत बार उन्होंने अपनी पार्टी और अपने सीएम को ऐसे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जो बड़ा, मैं कहूँगी, असहज या आपत्तिजनक उनको महसूस हुआ होगा। एंड पार्टी हैज़ हैंडल्ड देम जैसे भी करा है। उन्होंने कहा कि मेरा एक ड्रीम सपना था एम्स की तरह, या हॉस्पिटल बने, उसमें फैसिलिटियाँ आई, क्या वो कर पाए उसमें? देखिए, अंबाला में उनके कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर वो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बने नहीं हैं। कारण करप्शन। अब वो किसकी करप्शन है, इस पे कोई सरकार की तरफ से आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। पिछले चुनाव से पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, चाहे मेरा आप 19 का और आप मेरे 24 का कोई भी चुनावी स्पीच उठा के देखिए, हर स्पीच के अंदर मैंने कहा कि आप शहीदी स्मारक से शुरू हों, स्टेडियम आएगा, बैंक स्क्वायर आएगा, गांधी ग्राउंड आएगा, अग्निशमन बिल्डिंग आएगा, नाइट मार्केट आएगी, हॉस्पिटल आएगा, उसके आगे ड्रेनेज सीवरेज आएंगे, उसके आगे जाके कॉलेजेस आएंगे जो आज तक नहीं बने। हर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है पर ख़त्म नहीं हुआ। हर प्रोजेक्ट समय सीमा को 2 से 3 गुना लांघ चुका है। हर प्रोजेक्ट बजट 2 से 3 गुना लांघ चुका है, कुछ भी नहीं लॉन्च हुआ है। यस, ये है कि सिविल अस्पताल की बिल्डिंग सबसे पहले बनी, पर मैं कहती हूँ वहाँ सिर्फ इमारत है, इलाज नहीं है। इट्स द बिगेस्ट रेफरल सेंटर, दवाई नहीं मिलती, मशीन एक्सरे की नहीं मिलती। बीच में तो ये भी था कि वहाँ पर अंदर स्लाइड्स बनाने के लिए प्राइवेट लैब के बंदों को बुलाया जाता था, भी आओ भी टिश्यू सैंपल और लैब सैंपल्स बना दो। तो मैं मानती हूँ कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स कहीं लॉन्च नहीं हुए हैं और ये नाइटमेयर्स बन गई हैं अम्बेला की। हर प्रोजेक्ट के अंदर किसने खाया, कैसे खाया, इतना इसके ऊपर हम रेगुलरली आईबी ब्यूरो की जांच मांग रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, पर सरकार मुझे लगता है कहीं ना कहीं अम्बाला कैंट से जुड़े किसी भी मैटर को छूने से डरती है। तो वो हुआ ही नहीं है। नहीं, आपने मॉनिटरिंग की, आपने जांच की मांग की, इसके अलावा भी आपने भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उछाले हैं। हाँ, मतलब डेफिनेटली उसके अंदर आया है। मतलब जब उठता है हम उसके अंदर मांग ही डिमांड कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे मध्यस्थता करके कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल पाए। भी रेडी फड़ी वालों का इशू था, मंडे मार्केट वालों का इशू था, इंडियन ऑयल पे स्ट्राइक लग गई उनका इशू था, सैलरी नहीं मिल रही उनका इशू था, बच्चों की HRKM के थ्रू पटवारी नौकरी लग गई पर अफसर चार्ज नहीं लेने दे रहा। इन चीज़ों पे जब भी हमने इंटरवेंशन करी स्कूलों को लेके, तो वी वर एबल टू हैव अ रिजल्ट ऑन दैट। वो लोक दरबार लगाते हैं, लोक अदालत लगाते हैं, अफसरों को जिस हिसाब से वो धमकाते हैं और वीडियो बनवा के वायरल करवाते हैं, उस तरह की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मैं कहूँगी वो आई बॉल ग्रैबिंग पॉलिटिक्स है, न्यूज़ मेकिंग पॉलिटिक्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉलिटिक्स नहीं है। और ये किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि एक पब्लिक एरिया के अंदर किसी की भी बेइज्जती कर दिया जाए। आप आम पब्लिक की नहीं कर सकते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एक मेंबर की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोनों तरफ को अपना पक्ष रखने का वो होना चाहिए। तो वो दरबार अगर आप देखेंगे, दे मेड न्यूज़ सिर्फ इन बातों के लिए, और उनमें से तो कई अफसरों ने जाके बिज साहब को कोर्ट में चैलेंज करा है एंड देव स्टूड बाय इट। और जो यहाँ पे भारती जी थी, हमारी जो महिला पुलिस ऑफिसर थी, तो शी स्टूड हर ग्राउंड उसके अंदर, उन्होंने स्टैंड लिया। हाँ, स्टैंड लिया था एंड दैट्स द राइट स्टैंड। और मैं समझती हूँ ऐसे पोजीशन पर एक इलेक्टेड मेंबर को कभी भी खुद को, सरकार को और कार्यकर प्रणाली को नहीं लाके खड़ा करना चाहिए। मैंने नहीं सुना, मुझे ये पता है कि कितने केस आए, मैंने आज तक कोई आंकड़ा नहीं सुना कि कितने केस सॉल्व हो गए। ट्रू एफिशिएंसी आती कि भी इस बार हमने इतने करे हैं, हमारा 30% सॉल्विंग रेट है, मैं उसको भी दाद दूंगी, 20% को भी सॉल्विंग को दाद दूंगी, पर लोग आ रहे हैं कुछ हो तो जरी। हाँ, हो नहीं रहा है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे देखती है प्रदेश में? इट्स डिटीरियरेटिंग, और ये क्यों हो रहा है और सरकार क्यों इसे बढ़ने दे रही है, बहुत हैरानगी वाली बात है। आज अगर आप देखें तो चोरी चकारी मर्डर इंसिडेंट्स ऑन द हाउस, और समहाउ यूपी के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है वहाँ से बढ़ता आ रहा है।
एक है ना, अम्बाला इतना आज की तारीख में अनसेफ जगह बन गई है। छोटी छोटी ऑल्ट्रिकेशंस के ऊपर बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती है, कब चाकू चल जाए। नशा बहुत फैल गया है, रेप में आई थिंक हम 2nd या 3rd नंबर पे हैं पूरे देश के अंदर। तो लॉ एंड ऑर्डर हैज़ कम्प्लीटली डिटीरियरेटेड, और सरकार इस पे ना कोई ठोस स्टेटमेंट दे रही है, ना ही कोई कदम उठा रही है, जबकि सरकार चाहे तो हो सकता है। तो ये किस लिए करा जा रहा है और क्यों होने दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा आज सवाल है सबके आगे। आपने इतना सोशल वर्क किया, नशा इन दिनों पूरे हरियाणा के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। चाहे मैं कहूँ पंजाब से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन हरियाणा का युवा बर्बाद हो रहा है। यस। तो आप इस पे भी कोई काम करेंगी या क्या संदेश देना चाहेंगी कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए? रोड मैप सरकार का ये होना चाहिए कि एंट्री बंद करें, डिस्ट्रीब्यूशन को उसके रोक लगाएं, और जो इसकी मार्केट बन गई है उसे ख़त्म करें, चाहे वो रिहैब में ले जाके है, चाहे वो जिस भी तरह से है, यू नो। और इसके ऊपर हमने कोई ख़ास अलग से प्रोग्राम नहीं करा। यस, कभी हमारे साथी स्पोर्ट्स इवेंट करते थे तो हम इस बात का मैसेज ज़रूर देते थे। जैसा कि मैं कहूँ कि महिलाएं और बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं, और कुछ अपनी कैपेसिटी में जो मुझे लगता था कि मैं इफ़ेक्टिवली कर सकती हूँ, तो वो ज़्यादा उस फील्ड में रहा। बट नशा अच्छे से अच्छे घर में आया हुआ है। जो इतना बड़ा यूथ का पलायन है वो प्राइमरीली इसलिए भी है कि लोग सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद मेरा बच्चा कॉलेज में जाएगा, नशे में जाएगा, क्राइम में जाएगा। हम सबसे ज़्यादा क्राइम में हम नंबर 1 हैं, एंड हम अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। तो इससे तगड़ा नेक्सस तो मिलता ही नहीं कि अनएम्प्लॉयड हो, नशा है और क्राइम है। और मैंने कहीं एक लाइन रिपोर्ट में ये भी पढ़ी थी कि देश के सबसे ज़्यादा अंडर एज शूटर कहीं मिल रहे हैं ना, तो हरियाणा से मिल रहे हैं। हमारे बच्चे हेल्दी हैं, तगड़े हैं, बोल्ड हैं, नेचुरली एम्बिशियस हैं, नौकरियां हैं नहीं, और वो इस लाइन में जा रहे हैं। तो क्राइम, ड्रग्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके ऊपर तीनों चीज़ों पर किसी भी तरह से, किसी भी कोने से देयर इज नथिंग इफेक्टिव हैपनिंग। चित्रा जी को मौका मिलता है, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, या किसी भी तरह की पावर हाथ में आती है, बेरोजगारी, नशा, इन चीज़ों को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, कैसे दूर करेंगे मैं ये नहीं कह सकती कि कोई मेरे हाथ में इलाज लिखा है। मैं एक ही चीज़ मानती हूँ कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मंशा। आपकी मंशा है तो सब कुछ होगा। यस। आप दुनिया जहान के क्वालिफाइड इंसान हो, आपके पास कैंसर इलाज करने का हाथ में है, पर आपकी मंशा ही नहीं मेरा इलाज करने की, तो हाउ डज इट मैटर? और आप उतने क्वालिफाइड नहीं हो, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, लेकिन मंशा है, तो आप दुनिया के किसी कोने में इलाज होगा ना, आप खोद के निकालोगे, आप निकाल के कर दोगे। तो मैं समझती हूँ कि जब मंशा होती है तो दुनिया में तरीके हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, वर्ल्ड में मॉडल्स हैं, एजेंसीज़ हैं जिसकी हेल्प ली जा सकती है, डॉक्टर्स हैं, स्टडीज़ हैं, और दुनिया में एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं ये भी मानती हूँ कि अभी बहुत से तरीके हैं जो हमने निकालने हैं, विच विल डू द जॉब मच बेटर आने वाले टाइम पे। आपका बैकग्राउंड खेती-बाड़ी से भी जुड़ा रहा है, फार्म हाउस हैं, हजारों एकड़, जो निर्मल सिंह नहीं, हजारों नहीं है। चलो खेती-बाड़ी से जुड़े, खेती-बाड़ी से आपकी जो पृष्ठभूमि है वो किसानी है। हाँ। तो किसान की जो आज हालात है, खाद भी नहीं मिल रहा है तो नकली मिल रहा है, किसान ऋण से परेशान है, एमएसपी से परेशान है, साल सवा साल धरना देकर बैठना पड़ा, तब जाकर 3 कृषि कानून वापिस होते हैं। Yes. लेकिन आज भी एमएसपी की गारंटी नहीं मिली। किसानी के लिए क्या आप मानती हैं? मैं वही कह रही हूँ ना कि ये सरकार जितना दूर जाना चाहती है उसमें ये महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को इग्नोर करे बिना कैसे जा सकती है? क्या प्लान है वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में, आने वाली दुनिया में अगर हिंदुस्तान को सर्वाइव करना है, हिंदुस्तान की कीमत क्यों है जी। इसलिए नहीं कि हम सबसे बड़ा दिमाग है, इसलिए नहीं कि हम सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हैं, इसलिए कि हम सबसे बड़ी मार्केट हैं। अगर हिंदुस्तान के हर आम आदमी पार्टी के जेब में छोटी छोटी चीज़ें खरीदने का पैसा नहीं रहेगा तो हमारी ये भी ख़त्म हो जाएगी, हम डिस्टेबलाइज होकर बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। सरकार ने हमेशा 2014 का लोकसभा जीतने के बाद भूमि अधिग्रहण नियम लाई, किसान विरोधी, नहीं सफल हुए। 19 जीतते ही कानून लाई, कृषि कानून, नहीं सफल हुई। ये तो पहली लोकसभा है कि आते ही कोई बहुत ठोस कदम एंटी किसान नहीं उठाया गया। और मेरा अभी एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें यही बात जो आपने पूछी कही कि अगर भाजपा महिलाओं को लेके पॉजिटिव हो जाए
एग्रेसिव हो जाए, एक्टिव हो जाए, युवाओं की नौकरी को लेके सॉल्व करने लग जाए और किसानों को अपनों को नर्चर करे, ग्रोथ दे उन्हें, उनको अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाए, तो प्रॉबली शायद किसी भी विपक्षी पार्टी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। पर क्यों बीजेपी नहीं कर रही, किस दिशा में वो उस देश को लेके जाना चाहती है? क्योंकि कितने ब्लिंकिट डिलीवरी हो सकती हैं, कितनी जेप्टो बन सकती हैं, कितनी रैपिडो हो सकती है, कितने लोगों को मिलेगा, और ऊपर से एआई आ रहा है, तो आपके आम बंदे की नौकरी और घर कहाँ से चलेगा? आज कंपनियां हैं जो 300 बंदों को एम्प्लॉय करती थी, 3 बंदा उस कंपनी को चला रहा है, और कोई भी कंपनी है वो 1 मिनट नहीं झपकेगी आंख एआई को अडॉप्ट करके नौकरी से हटाने में। सरकारी नौकरियां वैसे ही ज़ीरो कर रही है। तो आप कहाँ सोच रहे हो? अगर आपका एग्रीकल्चर पिट गया तो वेयर विल यू गो? यू विल हैव नथिंग। तो सरकार को करना चाहिए। इट्स वेरी अमेजिंग कि वो कैसे छेड़ लेती है। वैसे अब की बार है कि कोई डायरेक्ट इन्होंने अटैक खेती पे और किसान पे नहीं करा है, पर कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो टाइम बताएगा। प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार है, लगभग 1 साल होने को है, कितने नंबर देती है? इनके कार्यकाल को कैसे देखती है? अभी तो कुछ ज़्यादा मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई डिलीवरीज हुई नहीं है, और अभी उनको जज करना, एक यूफोरिया होता है नई सरकार का, लोगों के अंदर भी होता है, ऊपर से अभी मार्च के अंदर निकाय चुनाव होके हटे हैं, तो अभी भी इट इज़ ऑल टू फ्रेश, यू नो। मैं कहूँगी उनको कोई आज की तारीख में इतना चैलेंज नहीं मिल रहा है, कोई सवाल नहीं हो रहा है आगे से, और जो पीछे इलेक्शन हुआ उसकी हैरानगी अभी लोगों से उठी नहीं है। लेकिन नायब सैनी जी के बारे में जो देखने में मिलता है, दैट इज़ अ हम्बल सीएम। तो उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करी, किसी तरह से लोगों को उकसाया नहीं है। वही मैंने कहा, अब तक कोई ऐसा बिल नहीं आया जिससे पब्लिक मूड ज़्यादा ऑल्टर हो जी। पर देयर इज़ येट टू बी डिलीवर्ड। उनके मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस अभी भी नहीं आए हैं, जो उन्होंने महिलाओं को लेके वादे करे थे वो अभी भी नहीं आए हैं, और युवाओं के रोज़गार को लेके एक भी कोई चीज़ उनके अब तक के कार्यकाल में वो नहीं हुई है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, और अभी तक मैं समझती हूँ किसी खास काम पे कोई डिलीवरी शुरू नहीं हुई होगी। दिन प्रतिदिन 2013 से लेके आज 25 है, दिन प्रतिदिन आपके वोट के ग्राफ में, आपके लोगों के मिलने के ग्राफ में वृद्धि हुई है। आप एक जन नेता के रूप में उभरी है, तो ओवरऑल क्या सिनेरियो देखती है? ओवरऑल देखो, आई कांट प्रिडिक्ट सिंपली बिकॉज आज की तारीख में आई एम एन इंडिपेंडेंट, पर मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि आज की तारीख में जो युवा हैं, जो महिलाएं राजनीति से जुड़ रही हैं, बहुत इनकरेजिंग साइन है। और ये लोग थोड़े से नो नॉनसेंस हैं, ये लोग थोड़े से नॉन कमिटमेंट भी हैं, जिसका जो पसंद आता है उसको उसी पे तोलते हैं, उसी पे काम करते हैं। तो वो जो धर्रे थे, जो धड़े थे, सिर्फ उसी के ऊपर किसी को अपना वोट बैंक मान लेना, आने वाले दिनों पे वो राजनीति चली जाएगी। आई बिलीव आने वाले टाइम पर हमारे को डिजिटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जो वोट्स हैं, और मैं ये समझती हूँ कि वोट जो करता है उसी को राइट्स मिलने चाहिए। जो वोट नहीं करते हैं, सिर्फ ओपिनियन लेके घूमते हैं, उनको भी नहीं, उसको किस तरह से डिस्करेज करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि राजनीति आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पेश करती है, एंड पॉलिटिशियंस और पार्टीज़ को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, और हमें आने वाले समय पे कुछ ना कुछ रिजल्ट देना पड़ेगा ताकि लोग विमुख ना हों और हम सच में कुछ डिफरेंस ला पाएँ ग्राउंड पे। चित्रा जी, आम आदमी राजनीति को लेकर कह देता है कि ये तो गटर है, ये अच्छी नहीं है राजनीति। आज का युवा राजनीति में आना नहीं चाहता और ही उसको ग्लैमर खींच रहे हैं। तो आप युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगी? इस गटर को आफ्टर ऑल साफ तो यूथ ही आके करेंगे ना, अगर कोई गंदगी है भी तो साफ तो हमारे लोगों को ही करनी है। मैं कहूँगी साफ हर वो व्यक्ति कर सकता है, उम्र का कोई तकाजा नहीं जिसकी मंशा है साफ करने की, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। इसको इतनी आसानी से नहीं कर सकते कि आई मीन वेल और मैं आ गई हूँ और मुझे आप जितवा दीजिए। डायनामिक्स होते हैं, एक मेजॉरिटी लाने का डायनामिक है, सरकार सत्ता बनाने का डायनामिक है, बनाए रखने का डायनामिक है। मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो गेट पॉलिटिकली एक्टिव, सबसे पहले तो वोट करें। वोट परसेंटेज 100% क्यों नहीं जाता है हमारा? इट्स अ शेम, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। हम कोई भी ओपिनियन पोल नहीं छोड़ते, कोई मूवी नहीं छोड़ते, कोई रेटिंग नहीं छोड़ते, हम वोटिंग कैसे छोड़ देते हैं? तो जैसे ही सब पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा।
जब पता चलेगा 50% नहीं 100% औरतें वोट कर रही हैं, तो मैनिफेस्टो फिर आपके हिसाब से बनेंगे, परफॉर्मेंस आपके हिसाब से होएगी। और मैं लोगों से यही कहूँगी कि काम को वोट करें, सिर्फ नाम को और सिर्फ निशान को नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें आगे बढ़ना है। तो जहाँ आपको काम दिखे, जो आपको लगे सही बात कर रहा है, उसके लिए आप ज़रूर वोट एंड सपोर्ट दें। तो आपने कहा मैं आज़ाद हूँ, तो आपने निलंबन हुआ 2024 में, उसको रद्द करवाने का प्रयास नहीं किया, अपना पक्ष नहीं रखा? निलंबन पार्टी से हुआ है, हमारा काम जवाबदेही लोगों से है, वो तो एज इट इज़ चल रहा है। मतलब फ्रैंकली मैंने रजिस्टर भी नहीं किया कि निलंबित हो गए थे। नहीं, 6 साल के लिए किया तो अगला चुनाव भी बीत जाएगा, फिर टिकट नहीं मिलेगी। वैसे तो मैं 19 में भी 6 साल के लिए निलंबित हुई थी, 24 में ज्वाइनिंग हो गई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ अब दोबारा वही होगा, वो नहीं मैं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि निलंबन जो है समहाउ इतना मैटर नहीं करता, दिमाग पे तो कोई बोझ नहीं है इस बात का। और जिससे असल में जुड़े थे ना, वहाँ जुड़े हुए हैं। कहीं ये तो मन करता होगा मैं अपना पक्ष तो रखूं जाके, भी मेरे वोट तो देखिए कितने हैं। आई डोंट नो। चलो सम अप करते हैं। मैं चाहूँगा कि हरियाणा के युवाओं के नाम, खासकर महिलाओं के नाम एक अच्छा संदेश दें। मैं आप सबसे बस यही कहूँगी कि प्लीज़ वोट बनवाइए, वोट करिए और सही तरीके से अपने हिसाब से वोट करिए। किसी भीड़ का, किसी की मुट्ठी में जाने की ज़रूरत नहीं। अपने लिए आप जिससे आपको लगता है कि एक बेहतर विधानसभा बनेगी, एक बेहतर हरियाणा बनेगा, एक बेहतर देश बनेगा, उस तरफ ज़रूर लेके जाइए। जब आप इन चीज़ों पर आएंगे तो पार्टी, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स को उस धरे पर आना फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी। एंड आई एम श्योर जो आज कहते हैं ना कि अवेकन्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, जब वोटर अवेकन्ड होगा तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली अवेकन्ड हो जाएगी। सो लेट्स ऑल डू इट टुगेदर। तो आपने सुना, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि बहुआयामी प्रतिभा की धनी है चित्रा जी। उन्होंने अपने बेबाकी से जिस तरह से जवाब दिए, हर सवाल का जवाब बड़े ही अच्छे ढंग से दिया और कितने पॉजिटिव वेव्स में उन्होंने हमारे साथ बातें की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सबका धन्यवाद। आप देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।